नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। राजनीति की महिमा निराली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ छापा आरएसएस की, उसने बीजेपी के अंदर बेचैनी पैदा कर दी। सारा कुछ तस्वीर सामने रख दी कि संघ कर क्या रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने चाणक्य को यानी अमित शाह को धमका दिया और राजनीति में चर्चा बहुत तेज हो गई। गाजियाबाद में पराकाष्ठा हो गई है। लोग घर घर में हथियार बांट रहे हैं। ये देश को हो क्या रहा है। अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है। 4 PM को गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बहुत सारी बातें मुझे आज आपसे करनी है, राजनीति की करनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज संघ को लेकर एक बहुत बड़ा लेख छापा है, उस पर करनी है तमाम बातें। लेकिन एक मैं अभी भी ट्विटर पे जो एक्स हो गया है उस पर देख रहा था। साइमा बहुत अच्छी रेडियो जॉकी हैं, एंकर हैं, और बहुत अच्छा वो इंस्टाग्राम पे वो गानों का उच्चारण और गाना गुनगुनाती है, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं अपने दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, फिर बातचीत शुरू करूंगा। उन्होंने लिखा है, ये क्या हो गया मेरे मुल्क को, कैसे ये सरजमी जो मोहब्बत के लिए जानी जाती थी नफरत में सनती जा रही है। जिस ख्वाब को नेहरू गांधी अंबेडकर ने ना सिर्फ देखा पर सींचा भी, उस हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई। हम तो वो थे कि किसी दूसरे की आंखों में आंसू देखकर खुद रो जाते थे। हम आंसुओं का बाइस कैसे हो गए। हम तो वो थे कि गुर्बत में भी सुख बटोरते थे, एक दूसरे को हिम्मत दिलाते थे। अब किसी की गरीबी का जश्न कैसे मनाने लगे। ये कैसे हुआ कि इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। फूलों की जगह हथियार कैसे बंटने लगे। संविधान ने तो एक आम इंसान को राजा बनाया था, यहाँ नेता कैसे राज करने लगे। शिक्षा के पथ पर चलते चलते हम किस अंधकार में मुड़ गए। कौन ये सब ठीक करेगा अगर मैं और आप नहीं। कौन भारत को भारत बनाएगा। वो बगीचा जहां हर रंग के फूल हैं मगर बाहर है कि आती ही नहीं। फूलों को कौन बचाएगा, नफरत का ये खेल कब खत्म होगा। ये एक पे तो नहीं रुकेगा। कौन कौन इसकी जद में आएगा और कौन रह जाएगा। एक उदास बंजर जमीन पर जहां फिर ना फूल खिलेंगे ना भंवरे आएंगे। वक्त रहते कुछ करना होगा, हर फर्द को जिम्मेदार बनना होगा। ये लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी और इसलिए लगी कि गाजियाबाद में मानसिक विक्षिप्त लोग हर घर में हथियार बांट रहे थे। इस मुल्क में अब ये हो गया है कि संघ के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो शाखाओं में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, और अब नफरत का ये कीड़ा यहाँ तक पहुंच गया कि गाजियाबाद में हर घर में हथियार बांटने लगे लोग। हालांकि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए इसके बाद, लेकिन ये दिमाग में मानसिकता, ये जहर बढ़ता चला जा रहा है। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपको सामाजिक संरचना भी बहुत अच्छी तरह से आती है, आपने तमाम मुद्दों पे काम किया, समाज के बीच रह के किताबें लिखी हैं। ये नफरत जो घर घर में हथियार बांटने तक पहुंच गई, इसका अंत क्या इस देश में कभी होगा या नहीं होगा भाई? देखिए 20वीं सदी के शुरुआत में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा ने उभार लिया, उस हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक खास पहलू ये था कि वो समाज का मिलिटराइजेशन, समाज का सैन्यीकरण, समाज का फौजीकरण करने के हामी थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। इस शाखा की अगर आप गतिविधियां देखें तो उसमें क्या किया जाता है, ठीक है, इसमें पिस्तौल बंदूक नहीं चलाई जाती। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा जरूर होती है, लेकिन वो तो खैर वो लोग भी करते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए नहीं है। विजयदशमी पे शस्त्र पूजा करने का एक आमतौर पर चलन भी है। लेकिन आप देखेंगे उसमें लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कदम ताल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें बिल्कुल जिससे जिससे सुरक्षा बल अपने अपने मार्च निकालते हैं, उस तरीके से वो लोग मार्च निकालते हैं, उसी प्रकार का बैंड आगे बजाते हुए, कदम ताल करते हुए, वर्दी में बाकायदा करते हैं। तो वो समाज के निर्माण और अनुशासन के नाम पर एक जन मिलिशिया, जिसे कहते हैं जनता की एक सेना, जो कि बाकायदा फौजी प्रशिक्षण उनके अंदर नहीं होगा, लेकिन उसको बनाने का विचार रखते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें उन्हें पूरा तो नहीं, लेकिन एक 10 या 20% फौजी नुमा बनाने की कोशिश भी उसमें दिखाई पड़ती है। तो वो दंड क्रमिकाएं उसमें सिखाई जाती हैं, उनकी बाकायदा उनके पास एक बुकलेट है। और शारीरिक जब उनके कैंप होते हैं, जो 1 महीने का कैंप है, 10 दिन का कैंप है, उनमें जो शारीरिक प्रशिक्षण है उनका, उस शारीरिक प्रशिक्षण की प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर, और जो सबसे अच्छा स्वयंसेवक होता है उसको बाकायदा पुरस्कृत किया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है उसको। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर
आम स्वयंसेवक जो जाता है उसको इस प्रकार की गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। जो स्वयं सेविका होती है, जो राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं का संगठन है, उसमें भी उनको इस प्रकार की गतिविधियों से गुजरना गुजरना पड़ता है। तो ये इस प्रकार के संगठनों की एक खास बात है। आप देखिए, इस प्रकार के संगठन घर गृहस्थी से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। जो उनके प्रचारक होते हैं, तो उनमें वो भी एक उनका उनका है कि भाई वो विवाह नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे प्रचारक ऐसे मिलेंगे, जिनको जीवनदानी प्रचारक कहा जाता है, वो लोग विवाह नहीं करते हैं। विवाह न करने से दूसरी समस्याएँ पैदा होती हैं, जिन पे हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी हम उनकी वो चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा जो अ, संगठन है और उस संगठन की जो शैली है समाज के साथ संवाद करने की और समाज के साथ संपर्क स्थापित करने की, उस शैली के अंदर लोकतंत्र विहीनता की समस्याएँ हैं, खुलेपन के ना होने की भी उसके अंदर समस्याएँ हैं और समाज का जो उदार भाव है, जो उसका नैसर्गिक और स्वाभाविक भाव होता है, समाज का उदार भाव, उसको खत्म करके उसमें एक तरह की उस तरह का कट्टरपन भरना। आदेश का पालन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आत्मानुशासन नहीं, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन और आत्मानुशासन में बहुत फ़र्क है। अनुशासन में क्या है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सीटी की आवाज़ पे दौड़ेंगे, सीटी की आवाज़ पे रुक जाएँगे, सीटी की आवाज़ पे दाएँ घूमेंगे, सीटी की आवाज़ पे आप बाएँ घूमेंगे। ये सब उसमें अपेक्षा होती है आपसे। तो आपका रेजिमेंटेशन हो जाता है, आपका एक तरह से आपकी जकड़, आपके व्यक्तित्व को और आपके दिमाग को जकड़ दिया जाता है। फिर स्वयंसेवक और कुछ नहीं सोच सकता। हॉर्स विजन, जिस घोड़े में यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो उस घोड़े को बिल्कुल सामने का दिखाई पड़ता है, बिल्कुल एकदम सीधा। इधर-उधर वो नहीं देखता। मनुष्य वही है जो सामने भी देखे और पार्श्व में इधर-उधर भी देखे, बगलों में भी देखे, तभी तो पूरी दृष्टि उसकी हो पाएगी। मनुष्य की दृष्टि जब पीछे तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य की दृष्टि जब त्रिआयामी होती है, वो सामने भी देखता है, दाएँ भी देखता है, बाएँ भी देखता है, तभी संपूर्ण दृश्य सामने आता है। 3D, हर हर दृश्य जो है उसमें हर 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 दृष्टि जो है वो 3D, 3 डायमेंशन, त्रिआयामी होनी चाहिए उसको। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस स्वयंसेवक की रचना करता है, वो एकायामी होता है, वन डायमेंशन होता है उसका। हॉर्स विजन होता है उसका पूरा का पूरा। इस तरीके से ये लोग बनाते हैं और इनका लक्ष्य ये है, अभी कोई संख्या बताते हैं कि इतने करोड़ उनके पास स्वयंसेवक हैं। लक्ष्य ये है कि वो 50 मतलब कुछ समय बाद 50 करोड़ स्वयंसेवक उनके हो जाएँ। इस प्रकार के लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं और समाज को बनाने के लिए किस तरह के स्वयंसेवकों का निर्माण करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है अभय जी। और मैं कभी भी बुलडोजर प्रथा का समर्थक नहीं रहा, लेकिन गाजियाबाद में लोग जो हथियार घर घर बांट रहे हैं, अगर बुलडोजर की ही आप समर्थन करते हैं तो क्या इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? इनको एनएसए में निरुद्ध नहीं करना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा का इससे ज्यादा खतरा क्या होगा कि आप एक समुदाय के घर घर में हथियार बांट रहे हैं, दूसरे हक के समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इन्हें एनएसए में निरुद्ध करना, इनके घर पे बुलडोजर चलाना, ये सब कार्रवाइयां, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं टांग पे गोली मारने, बुलडोजर चला रहे हैं, इसका समर्थन नहीं हूँ। लेकिन जो विचारधारा ऐसी चीजों का समर्थन करती है, वो फिर खामोश क्यों रह जाती है? फिर कौन कौन इनको निरुद्ध करेगा? कौन इनको रोकेगा? जो रोकने वाले हैं, वो तो इनके समर्थक हैं। समर्थक ही नहीं, उन्हीं की शह पाके तो ये सारे काम कर रहे हैं। भाई 5 लोगों का गुट जाता है किसी ढाबे के ऊपर, वहाँ के मालिक से कहता है पैंट उतार के दिखा तू हिंदू है कि मुसलमान है? ये करता है कि नहीं करता? केरल के पलक्कड़ में एक व्यक्ति जो है वो गाँव में चला जाता है, मज़दूर हिंदी बोलने वाला, उसको बंगला घुसपैठिया समझ कह के मार दिया जाता है उसको। उड़ीसा में भी यही हो रहा है। ये इस तरह सब जगह सारे देश में जगह-जगह इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। पूरे देश को हिंसा की चपेट में ले लिया है इन लोगों ने और इन्हीं के दिए हुए फ़िक्रेबाज़ी जो है, इनकी लफ़्फ़ाज़ी जो है घुसपैठिए वाली, कहीं उनको घुसपैठिया नहीं मिल रहा है। अब देखिए बिहार में चुनाव भी हो गया है, एसआईआर भी हो गई है बिहार में, फाइनल ड्राफ्ट हुआ प्रसारित, उसी के आधार पर चुनाव भी हुआ मतदाता सूची का। अभी तो चुनाव आयोग ने बताया नहीं कि भई कितने घुसपैठिए हैं। अब बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाता है, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि चुनाव आयोग ने घुसपैठियों की सूची गृह मंत्रालय को भेज दी है। क्यों भाई, इसमें गोपनीयता क्या है? भई गृह मंत्रालय को भेज दिए, बता दीजिए कि आपने कितने घुसपैठिए खोजे। उसके बाद ताकि हम भी गृह मंत्रालय से बाद में पूछ पाएँ। अच्छा, अब बिहार की सरकार भी बन गई है, तो बिहार की सरकार और अमित शाह मिलके, अमित शाह अपने भाषणों में बंगाल में कहते घूम रहे हैं ना, अमित शाह क्या कहते घूम रहे हैं बंगाल में अपने भाषणों में? वो यही अमित शाह कहते हुए घूम रहे हैं कि हम एक-एक घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालेंगे, हमारी सरकार बनेगी तब हम ये करेंगे।
तो अब बिहार में सरकार उनकी बन गई है। अब कितने घुसपैठिए होंगे शिनाख्त की आपने। उन घुसपैठियों को निकालने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए, उनको उनके देशों में वापस भेजने के लिए नीतीश कुमार और अमित शाह मिलकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने क्या प्रोटोकॉल बनाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एसआईआर बिहार में अपना पायलट प्रोजेक्ट चला सकती है, तो चलिए घुसपैठियों को पकड़ने और उनको वापस भेजने का पायलट प्रोजेक्ट भी बिहार से ही शुरू हो। भाई डबल इंजन की सरकार है ना, दोनों इंजन काम कर रहे हैं वहां पे, वो करें। उसके बाद योगी जी का नंबर है, वहां भी एसआईआर हो गई है। योगी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए आपने पाए। जहां जहां जिस राज्य में अमित शाह और योगी जी की जोड़ी जो है वो घुसपैठियों की शिनाख्त करेगी, हमें बताएगी जिस कितने राज्य घुसपैठिए हैं, लोग उन्होंने भेजा वापस, बताएं। मुझे तो लगता है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं घुसपैठिए सारे सारे वहीं आ जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी बड़ी जबरदस्त नेता है। घुसपैठिया एक राजनीतिक पर्यटक है। घुसपैठिया जो है वो इलेक्टोरल टूरिस्ट है। वो जहाँ चुनाव होता है वहीं प्रकट होता है। अच्छा, अब बिहार में घुसपैठियों की चर्चा बंद हो गई है बिल्कुल, अब कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब देखो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो घुसपैठियों की चर्चा उत्तर प्रदेश चली जाएगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी भी गजब की भैया बहादुर हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोलती हैं। मैं इस भाषा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज उन्होंने अमित शाह को ऐसे दौड़ा लिया कि ये शकुनी का चेला यहाँ पे आ गया है, और अगर हम धमका रहे होते तो होटल के बाहर भी नहीं निकल पाते। एक मुख्यमंत्री गृह मंत्री को इतनी धमकी दे रही है कि हम अपनी पे आ गए तो होटल के बाहर भी नहीं निकलने देंगे। उनको शेरनी ऐसे नहीं कहा जाता, वो अमित शाह से डरती नहीं, वो नहीं। कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, कर भी मतलब सकती ये हैं। बिल्कुल, अगर वो अपने पे आ जाए तो वो कर सकती हैं ये। और बहुत बहुत चतुर भी हैं, और वो जानती हैं किस कब कौन सी धमकी देनी चाहिए और किस धमकी पे अमल करना चाहिए, और कुछ केवल धमकी की शक्ल में ही रहना चाहिए, उस पर अमल नहीं करना चाहिए। वो सारे हथकंडे उन्हें पता है। अंग्रेजी में कहावत नहीं है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा जवाब ममता बनर्जी है। इनको तो पता नहीं क्यों ये यूपीए वाले समझ नहीं रहे हैं। इनको बहुत पहले इंडिया गठबंधन का, यूपीए सॉरी क्षमा कीजिएगा, इंडिया गठबंधन का इनको बहुत पहले अध्यक्ष बना देना चाहिए था, संयोजक बना देना चाहिए था। देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद कम जगाती है, निराशा ज्यादा पैदा करती है। भाई हम और आप कहते कहते हाँफ गए कि इंडिया गठबंधन का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाओ। हम और आप कहते कहते हाँफ गए कि इंडिया गठबंधन के का एक सचिवालय बनाओ, एक प्रवक्ताओं का दल बनाओ, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाएगा तो फिर आपको सुविधा होगी बहुत से ऐसे कामों से, बहुत से ऐसी समस्याओं से बच के निकल जाने की जो विपक्ष की एकता को भंग करती हैं। मान लीजिए शरद पवार जो हैं वो अडानी से मिल रहे हैं, अब विपक्ष की एकता को भंग करने वाला काम है ये। मान लीजिए शरद पवार जो हैं वो अजित पवार के साथ मिलकर जो है कुछ अपने अपना वहां पर अपना राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस का परिवारवाद जो है उसको उसकी गोटी लाल कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि भाई वो इंडिया गठबंधन में है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर है। बाकी उनकी क्या राजनीतिक गतिविधियां उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई सुपरिभाषित न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। इसलिए विपक्षी दल और विपक्षी नेता जो कुछ भी करते हैं वो सब विपक्ष की संभावित एकता के मत्थे मढ़ दिया जाता है। ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेना बहुत सुविधाजनक चीज है। उसको उसके आधार पर न केवल आप चुनाव लड़ते हैं, बल्कि आपकी केवल उन्हीं गतिविधियों का जवाब देना, वही गतिविधियां आपको प्रभावित करती हैं जो उस साझा कार्यक्रम की चौहद्दी में हो रही होती हैं। उसके बाहर की हर गतिविधि के बारे में आप कह सकते हैं कि हमसे क्या मतलब है भाई इसका, उनकी अलग पार्टी है, वो अपना काम कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक और उसके प्रवक्ताओं को ये प्रवक्ता कह सकते हैं हम केवल उन्हीं बातों का जवाब देंगे जो हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम से संबंधित होंगे। सही बात है, इस तरह बात की जा सकती है। अच्छा, मैं वो बुलडोजर का जिक्र आया तो मैं घटना को भूल गया। मैं लखनऊ है, राजधानी में लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी, 4-5 किलोमीटर दूर होगा मेरे ख्याल से, पूर्व सांसद हैं बाहुबली माफिया धनंजय सिंह का घर बना हुआ है। सैकड़ों करोड़ का, मतलब वो संपत्ति बताई जाती है, करोड़ों की संपत्ति है। उसी के सामने वो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का घर बना है, और वहीं पे जौनपुर के ब्लॉकों के पति का घर है। आज वो जो है महाशय जी पूरी पूरी गली का दरवाजा बंद कर दे रहे थे ईंटों से। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि साहब ये क्या कर रहे हो, तो वो वही फोन पे धनंजय सिंह से बात कराने लगे, धमकी देने लगे।
रास्ता बंद कर देते। इंस्पेक्टर भी उनके साथ, हालांकि पुलिस के जब सीनियर अफसर को पता चला, इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ और धनंजय सिंह के खिलाफ भी FIR हुई। लेकिन आप सोचो, एक तो कोडीन बिकी रहे, कोडीन वाला कफ सिरप कोडीन भैया के नाम से मशहूर होगा धनंजय सिंह। कोडी अभी भैया तक सिपाही के घर पे, अभी तक सिपाही के घर में बुलडोजर नहीं वो चला, और लखनऊ की राजधानी मिर्जापुर में सीरियल में कालीन भैया है ना, आगे हैं मिर्जापुर कोडीन भैया। कालीन भैया, ये तो कोडी वो भैया है। उसके बाद में आप हिम्मत देखिए कि सड़क, पूरी सड़क बंद कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया कि मतलब सजाती है तो कुछ भी करेंगे, गुंडई करेंगे। राजधानी लखनऊ में ये गुंडई, क्या योगी जी ने कर्ज खा लिया कि अगर बरादरी का मामला है, कोई बोलेंगे नहीं है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको फिर। देखिए, योगी आदित्यनाथ को ज्यादा मैं बहुत भीतर बाहर से नहीं जानता। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तब उनकी तरफ ध्यान गया, वरना पहले तो हम लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। उनको एक जीरो माना जाता था, कट्टरपंथी नेता माना जाता था, जो मुसलमानों को दिन रात गरियाता रहता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तब उनकी तरफ ध्यान देने के लिए हम लोग मजबूर हुए। फिर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ भी गए। फिर उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष सामने आया। फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने ब्यूरोक्रेसी को भाजपा की मदद करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। तब उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष सामने आया। अब वो संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरह से वो विधानसभा का चुनाव जीत पाए, अमित शाह की चालबाजियों का मुकाबला करते हुए। अब ये सब चल रहा है। अब ये जो दूसरा ये पक्ष है, राजपूतवाद का पक्ष है, साथ में जो कोडीन कफ सिरप वाला विवाद है, पूरा कांड है, इस कांड में उनकी तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, जो नजरअंदाज कर रहे हैं पूरे मामलों को, उनके अभियुक्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो भी एक पक्ष है। ये चीजें इनकी दावेदारी को कमजोर करती हैं। अगर वो वास्तव में उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर, वो अपने गोरखनाथ मठ से आगे बढ़ के लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ से आगे बढ़ के अगर वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में नियंत्रित करना चाहिए। अपने जो बिरादरी के लोग भी हैं उनसे भी कहना चाहिए कि भाई ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारी दावेदारी कमजोर हो। करते हैं लोग, नहीं है। योगी जी इस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि अगर उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया तो वो यही चीजें जो है ना उनकी दावेदारी को खा जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ और ये सब करना चाहिए। लेकिन इस बीच में आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करी। एक DM है इलाहाबाद के, पूरे प्रदेश के DM को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे लोग नौकरशाही में, हालांकि बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन इतना शानदार काम कोई नहीं करता। एक बाबा जी के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ के रोटी बनाने लगे। इलाहाबाद के दर्जनों जगह से अलग अलग लोग परेशान हैं, ठंड में रैन बसेरे नहीं मिल रहे हैं लोगों को, सड़क पे सोने के मजबूर हैं। इलाहाबाद प्रयागराज की व्यवस्थाएं खराब से खराब हो जा रही है और DM साहब बाबा के आश्रम में बैठ के रोटी बना रहे हैं बाबा जी के साथ, उसका वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। और जो केशव मौर्य जो हैं, वो बाबा जी जो हैं, वो सुना जाता है मुख्यमंत्री करीम है। केशव मौर्य ने जाके कहा, DM साहब जरा इन बाबाओं से दूर रहो, इस तरह के बाबाओं से। और अखिलेश यादव ऐसी चीजों को मजा लेने से पीछे आते नहीं। अखिलेश यादव ने X पे लिखा, स्थानीय माननीय को सलाह, रोटी तो जमीन पर बैठकर बना ली, लेकिन खाली खिलाते समय आधी रोटी स्टूल पर बैठाकर खिलाइएगा। पद का इतना सम्मान तो होना चाहिए, भली होगी करे या नहीं करे, आपका दायित्व बनता है। और हम मक्खन लगाना ना भूलिएगा। वैसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ काम में पारंगत हैं, अपना मूल काम भले ना आता हो। स्टूल मंत्री कहते हैं केशव मौर्य को। तो अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं, लेकिन आप हद देखिए, DM बैठ के बाबा के आश्रम में रोटियां बना रहा है। इस यूपी की नौकरशाही की बलिहारी है मानसिक। अब तो ये हो जाएगा, DM ये एक निर्देश जारी करेगा कि जो सुबह गौमूत्र पीता है वो एक प्रमाण पत्र लेकर आएगा, उसको हम SDM बनाएंगे, वरना सब ज्वाइंट पे ही अटैच रहेगा आदमी। इस तरह की नियुक्तियां होने लगेंगी। कुछ क्या हो गया है, बाबा के आश्रम में बैठ के DM रोटी बना रहे हैं। आपकी बातें सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अलग सवाल आप मुझसे पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। एक सवाल ये आ रहा है कि ये जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इसका भी आप विवरण दे रहे हैं, मैं भी बातों को जानता हूं, इससे मिलती जुलती बातों को जानता हूं, और ये लंबे अरसे से हो रहा है और ये लंबे अरसे तक होता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आगे जाके ये बंद हो जाने वाला हो 3-4 महीने बाद और कुछ और होना शुरू हो जाने वाला हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता में योगी आदित्यनाथ की बड़ी धाक है, और ये लोग केवल योगी आदित्यनाथ के समर्थक ही इस बात को नहीं कहते। लोगों को मानना है कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में अगर कोई सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है तो योगी आदित्यनाथ है, ये बात कही जाती है।
और योगी आदित्यनाथ को बाहर भाजपा स्टार प्रचारक के तौर पर भी भेजती है। वो राजपूतों के भी नेता हैं और कट्टरपंथी जो हिंदू पब्लिक है, जो जिसका वो हो गया है, मतलब फैनेटिक, जो जिसे वो लूनेटिक फ्रिंज बोलते हैं, जो कट्टरपंथी एक छोटा सा समूह है 10-15% लोगों का, उनके बीच में भी योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय है। तो क्या ये संभव है कि इतना बुरा शासन देने के बावजूद, इतना घटिया शासन देने के बावजूद, जिसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार टक्कर चल रही है, जब राज्यपाल और मतलब ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसी सरकार चल रही है तो उसमें मुख्यमंत्री कैसे लोकप्रिय हो सकता है। आपको पता है कि सूचना विभाग का बजट कितना है? सैकड़ों करोड़ रुपया। जिन चैनलों पे मुख्यमंत्री के जयकारे होते रहते हैं, एक चैनल 50-50, 70-70, 100 करोड़ रुपए लेता है सरकार से। तो वो जो इतनी रोटियां फेंकी जाएंगी तो फिर आपको पूछ तो हिलानी पड़ेगी, फिर तो जयकारा लगाना पड़ेगा। आप देखो ना उत्तराखंड में क्या बुरा हाल हो रहा है राज्य का, छोटे से राज्य का। देखिए मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए फेंक दिए गोदी मीडिया को, सब जयकारा लगा रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, सब जयकारा लगा रहे हैं। एक बड़ी घटना की और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आखिर में इस पर चर्चा के। न्यूयॉर्क टाइम्स ने धुलाई कर दी इतना बड़ा आर्टिकल कि भारत का हाल क्या हो रहा है संघ को लेकर, कि संघ ने किस तरह घुसपैठ बना ली, खास तौर से विश्वविद्यालयों में। तो मैं देखता हूं कि घुसपैठ का लेवल क्या हो गया, ये खतरनाक सीन बन गया। और अब तो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स छोटा मोटा अखबार नहीं है, वहां ऐसी धज्जियां उड़ गई। अबे जी, इस पूरे लेख के बाद, छपने के बाद, पूरी दुनिया में भारत और आरएसएस के लेकर एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया। आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारे लोकतंत्र में जो घुसपैठ है, लोग बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि वो शिक्षा प्रणाली में बहुत ज्यादा घुसपैठ है। वो इसलिए है कि शिक्षा मंत्रालय शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले किया गया है। पिछले 11 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सब जगह शिक्षा को नियमित अपने लोगों की नियुक्तियां करवा रहा है, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक, सब जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमें उसका जो जो ये है देश में लोकतंत्र का असली घुसपैठिया, जिसको घुसपैठिया की चर्चा की जाती है। संघ ने केवल शिक्षा प्रणाली में ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी जबरदस्त घुसपैठ कर रखी है। संघ की नौकरशाही में घुसपैठ की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कितने आईएएस अफसर कितने बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, वो सब संघ के स्वयंसेवक हैं या संघ के भक्त हैं। इसको इसको इसका पता लगाना होगा कि कितने ज्यादा हैं। तो ये आप इसको सोचिए, फौज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर, फौज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फौजी अफसरों का हिंदूकरण हुआ है। तो बहुत कई क्षेत्र ऐसे हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकिन क्या हुआ, इतना बड़ा आर्टिकल छापा न्यूयॉर्क और टाइम्स? न्यायपालिका में जजों का, एक तो जज है ही नहीं, है वो इलाहाबाद वाले जिन्होंने ये कहा था कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं। तो न्यायपालिका में जजों का बहुत भगवाकरण बहुत ज्यादा हुआ है। वो सब संघ की घुसपैठ के कारण है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखा है वो 100% सही है, और उसने बहुत सारे संघ के अंदरूनी लोगों से बातचीत करके उस लेख की सामग्री तैयार की गई है। बड़ा प्रामाणिक है वो। बिल्कुल ठीक बात है। पूरी दुनिया में बड़ा हंगामा मचा है इस लेख के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।